ठीक है, तो हम लोग कल भी पढ़े थे, क्वेश्चन किए थे। तो जो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का होता है, F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू ई लिखते हैं। तो ये आपका तो स्केलर फॉर्म में अभी लिखा हूँ, और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, क्यू जो है, चार्ज जो है, ये क्या होता है, स्केलर टर्म होता है। तो यहाँ क्यू और ई वेक्टर टर्म होता है। इसका मतलब वेक्टर में आप पढ़े हैं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं क्यू का वैल्यू यूनिट ले लें, मान ले लें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वही फोर्स का वैल्यू होगा, बस यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूटन में हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और आपको कूलम से यहाँ पर कूलम है, तो यहाँ पर न्यूटन में आंसर आपको आएगा, मतलब फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो ये जो Q है ये स्केलर टर्म है, मतलब अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव टर्म है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं Q का वैल्यू एक टर्म ले रहा हूँ 2, और प्लस में ले रहा हूँ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पे फोर्स जो लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, है ना, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और अगर यहीं पर हम लोग निगेटिव चार्ज प्लेस कर दें, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, और यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है या E नॉट है, मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड E नॉट है, या ऐसे बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं E है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं, तो इस निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू नॉट इंटू ई होता है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो तो निगेटिव है, मतलब फोर्स जो लगेगा फील्ड के अपोजिट, अगर यहाँ पर निगेटिव साइन दे दें तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ निगेटिव है। ओके, तो यही मेन चीज आता है कि जो मेन पॉइंट होता है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसको बताया भी था 2-3 लेक्चर में, थोड़ा सा रफ आइडिया। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स acts on positive charge in the direction of इलेक्ट्रिक। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और निगेटिव चार्ज पे कैसे लगेगा, ऑन निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इसमें लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक, है ना। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। मान लेते हैं इधर से इधर फील्ड है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, तो इस पे फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। और इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट में लगेगा, इधर लगेगा। तो यही यहाँ से मेन पॉइंट आ रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं।
चल। तो यही पॉइंट याद रखना। तो ये तो आपको याद भी है, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव चार्ज। अब एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपको कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम। ओके, कह रहा है यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, सिंपल सी बात है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। मैं शुरुआत में भी वहां पढ़ाया हूँ कि इसका मास मान लेते हैं m है, और m का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 यहाँ पर केजी हो जाएगा कि नहीं। ओके, और मास के साथ ही चार्ज आएगा, है ना, मास रहेगा तो इस पे चार्ज आएगा, तो चार्ज इस पे दे दिया गया। मान लेते हैं निगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ओके, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वेट है इसका वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन लॉ में पढ़े हैं, इसका वेट जो लगेगा mg, है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगे, थोड़ा बताओ तो। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, खूब अच्छा से देखो। मान लेते हैं अभी चार्ज नहीं है, तो सिंपली मास है तो वेट लगेगा नीचे में mg, तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि इस पे चार्ज दे दिया गया, चार्ज दे दिया गया, सिर्फ चार्ज देने से मतलब नहीं है, चार्ज देने के बाद इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखे हैं। तो ऊपर इतना ही अमाउंट का ऊपर की तरफ फोर्स लग जाए तो ये नीचे के फोर्स को बैलेंस कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर एक्ट करना चाहिए। लेकिन बताया हूँ, मान लेते हैं तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इस चार्ज को रखा गया है, उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस रीजन में नीचे की तरफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही ई का वैल्यू बताना है, अमाउंट आपको बताना है। तो डायरेक्शन पता हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तभी ना निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट में लगेगा, तो इस वेट को ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर लेगा। तो ई का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो एफी का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू ई लिखते हैं कि नहीं। क्यू क्या हो गया, चार्ज, मतलब इस रीजन में जो ये चार्ज रखा गया है इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ चार्ज क्यू इंटू ई, और ये mg के बराबर हो जाएगा। यही ई का वैल्यू बताना है। ई का वैल्यू हो जाएगा mg बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ई का वैल्यू एम रखो, मास इसका कितना है, और जी का वैल्यू 10 यहाँ पर रख दे रहा हूँ, और क्यू का वैल्यू कितना है, इसकी निगेटिव चार्जिंग है, कितना है आपका, दिया हुआ है आपको -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम दिया हुआ। तो याद रखो, डायरेक्शन तो पता हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, अमाउंट लिखो, तो केवल यहाँ पर अमाउंट लिखना, साइन मत देना। कितना हो जाएगा, 10 × 10 के पावर -6। तो इसको कटा लो, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 के पावर 4। तो यही हो जाएगा। और यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, इस वेट से इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कराना था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी ना फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तब ये फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा। और इक्वेट कर देंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, तो ये बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। तो सबसे, अब आप कहेंगे कि अगर ये चार्ज ऐसे सोचो, अगर ये चार्ज नहीं होगा तो वेट होगा, तो नीचे की तरफ वेट के कारण बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। ये बैलेंस कराना है, मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कब एक्ट करेगा,
केवल यहाँ चार्ज रख देने से नहीं होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑलरेडी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, तभी ना इस रीजन में इस चार्ज को रखेंगे तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होगा तो आपको ऊपर की तरफ इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे वेट को बैलेंस कर लेगा, और ये ई का वैल्यू 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर। तो इसको मिटा दूं, 1 मिनट से कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग से लिख देंगे रहने से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको। अब आता है आपको तो बहुत सारा छोटे छोटे पॉइंट्स भी 2-3 लेक्चर में बताया था, तो एक क्वेश्चन और भी है, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, और कुछ नहीं होता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी बना चुके हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा तो देखना। जैसे ये एक सिस्टम है, क्वेश्चन से देखते हैं, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर में 4 चार्ज दिए गए, इसको बोला है Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4। अमाउंट नहीं दिया है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये एक सिस्टम है, मतलब ये आइसोलेटेड ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में 4 चार्ज दिए गए, 4 पॉइंट चार्ज, ओके, अपोजिटिव चार्ज, और बोला है कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, खूब अच्छा से सुनिए, यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को रखा जा रहा है, माइनस Q का वैल्यू -3 कूलम का चार्ज यहाँ रखा गया। कूलम जो होता है बहुत लार्ज यूनिट होता है, माइक्रो कूलम में जनरली रखते हैं, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं ये सीखने के लिए -3 कूलम का चार्ज यहाँ पर रख दिया गया, और बोला गया है आपको कि इस -3 कूलम का जो चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है F का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 21 I कैप और प्लस 9 J कैप न्यूटन, और काइनेमेटिक्स में खूब पढ़ाया हूं। अब देखो यहाँ तो कह रहा है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू S बोला है इसको, खूब अच्छा से देखो, S को सिस्टम बोला है, यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं होता, इसी से समझना। ये सिस्टम है, सिस्टम के पास 4 चार्ज हैं, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने के बाद यहाँ पर एक चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आपको ही पता है F इक्वल टू क्या होता है, Q और E होता है। यहाँ Q क्या होता है, यहाँ पर जो फील्ड है वहां पर एक चार्ज को रखना है, उस चार्ज की वैल्यू होती है। ओके, तो चलो आपसे पूछा है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देंगे, तो इस चारों चार्ज मिल करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, उस वहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब ये जो चार्ज रखा गया है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, और काइनेमेटिक्स में पढ़े भी हैं, मतलब 21 I कैप दिया हुआ है, मतलब इस निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 21 न्यूटन का लग रहा है, और वाई डायरेक्शन में कितने का लग रहा है, 9 न्यूटन का लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 21 न्यूटन का लग रहा है, अमाउंट अलग पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 9 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, 9 न्यूटन का लग रहा है। अब ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज को प्लेस किया गया है, उस पे ये फोर्स लग रहा है, और Q का वैल्यू क्या है, -3 कूलम, क्या है, कूलम। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा हो। सिंपल सी बात है, फोर्स अगर इधर, दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर आएगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब फील्ड इधर होगा, और देखना आ भी जाएगा। फोर्स का वैल्यू लिखो, कितना है आपका 21 I कैप प्लस 9 J कैप, वेक्टर फॉर्म इक्वल टू Q के जगह क्या है -3, और जब भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ो ना तो साइन दो, और जब अमाउंट के फॉर्म में पढ़ो तो साइन मत दो।
तो चलो -3 कूलम है तो -3 लिख दिया, और ई का वैल्यू यही तो फाइंड आउट आपको करना है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बटा में आएगा तो कितना 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप, और बटा में क्या हो जाएगा -3। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका -7 आई कैप और -3 जे कैप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 - आई कैप और +3 - जे कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर है, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 7 न्यूटन पर कूलम किधर है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, 7 न्यूटन पर कूलम का, और निगेटिव वाई डायरेक्शन में कितने का है 3 का है, 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब इस पी पॉइंट मतलब रिजल्टेंट इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है। देख रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज रखे हैं उस पर बता रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, ओके। तभी यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है -3 कूलम, उस पर फोर्स इधर दिखा रहा है। ये दिया हुआ इसे पता चल रहा है अगर निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, देख रहे हो ये आया भी। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में इसको यूज करो तो साइन दो, अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यूज करोगे तो साइन मत दो। तो कुछ नहीं था, ये चारों चार्ज के कारण, कहने का मतलब ये सिस्टम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर, चारों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, इधर कर रहा होगा, तभी इस पे फोर्स इधर लग रहा है, कितने अमाउंट का लग रहा है। अब आपसे उल्टा कह दिया कि इस पी पॉइंट पर चार्ज रखें तो फोर्स उधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दी, तो सिंपल सी बात है इधर हो जाएगा। क्यू इसके बटा में कर दिए हैं, क्यू इसके बटा में कर दिए हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी बता, और काइनेमेटिक्स में खुद पढ़ाए हैं उससे। तो एक चीज आपको आ रहा है कि वेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और 20-25 लेक्चर जो भी वहां पर पढ़ाया हूँ एकदम मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मिटा दूं, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कुछ नहीं है, ठीक है। ये चारों चार्ज मिल करके यहाँ पर फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव चार्ज पे अगर फोर्स उधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप देख रहे हैं वो आंसर भी आया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आ रहा है ना, 7 न्यूटन पर कूलम का निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, 3 न्यूटन पर कूलम का निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो F = QE, यही फॉर्मूला का यूज है, लेकिन इसको खूब अच्छे से आप समझिए। अब चलो वर्क पर एनर्जी भी पढ़े हैं, मैकेनिक्स का जो काइनेमेटिक्स भी पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी में थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट मैं ऐड कर दे रहा हूं, इसको देखना है यहाँ। और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है, तो देखिए। अब एक चीज और बता दूं, फिर वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल, अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो याद रखना इधर हाई पोटेंशियल होता है। हाई पोटेंशियल कहने का मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताऊंगा पोटेंशियल, वहां पर भी डिस्कस किया था जब चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड बता रहा था। यहाँ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इधर क्या होगा, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर पोटेंशियल दोनों इधर का और इधर का सेम रहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो क्या कैसे होता है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल साइड में इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो होता है। अब आप बताओ इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कोई निगेटिव चार्ज होगा, तभी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है और निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर निगेटिव चार्ज होगा। और आपको थोड़ा बहुत बताया भी था
जिस समय स्टार्टिंग में कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां का पोटेंशियल हाई होगा और कहीं नेगेटिव चार्ज है तो लो होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो हाई से लो होता है। थोड़ा सा ये भी आइडिया लीजिए। अब चलो, तो ये हो गया एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is released from rest in an uniform electric field E, neglecting the effect of gravity. The kinetic energy of the charge particle after time t second is. अब कह रहा है एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस हो ऐसे निकले, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो, इधर से इधर हो और इक्वली स्पेस्ड ऐसे। ये आगे डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन करना है। तो इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर क्या होगा आपका लो पोटेंशियल। इससे पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो होगा, और जहां इलेक्ट्रिक लाइन होती है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे पता चल रहा है कि अगर पोटेंशियल दोनों साइड में सेम रहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी, इधर देखो प्लस पॉजिटिव चार्ज होंगी और इधर क्या होंगी नेगेटिव चार्ज होंगी, तभी इधर से लाइनें इधर से इधर जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब अमाउंट हर एक जगह सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन इधर से इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन इधर से इधर है, तो डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ई नॉट है। ई नॉट कहने का मतलब जो भी है मान लेते हैं 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम है। ओके, तो हर एक जगह इतना होगा 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। कहने का मतलब ई नॉट हर एक जगह सेम होगा और डायरेक्शन इधर से इधर होगा। तो वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो कहते हैं कि वेक्टर सेम रहता है मतलब यूनिफॉर्म रहता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यही पहचानने का रूल है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होंगी इक्वली स्पेस्ड होती हैं, पैरेलल होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम होगा और डायरेक्शन भी इधर से मतलब सेम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर भी इतना ही होगा, डायरेक्शन इधर होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। और ये ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया, जनरेट कर दिया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको मिटा दूं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इधर से इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ ग्रेविटी को इग्नोर कर, ग्रेविटी को क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, इसको अभी हटा दे रहे हैं। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जीरो करके चल रहा है, जीरो करके चल रहा है। चलो, तो अभी कुछ आइडिया लगा, आगे पढ़ाऊंगा। अभी इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर से इधर लाइनें जा रही होंगी, ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को जब रखेंगे, चार्ज का वैल्यू क्यू दिया हुआ, यहाँ पर एक चार्ज को रखना क्यू, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम है, डायरेक्शन इधर है। चलो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रख रहे हैं और इसका मास कितना दिया हुआ है, इस पे चार्ज क्यू है और मास क्यू है। तो आप कहेंगे सर mg लगेगा, mg ये तो जीरो हो जाएगा, तो इस पे तो इधर लगेगा ही नहीं फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नीचे आएगा ही नहीं। चलो, अब इस पे एक ही फोर्स लग सकता है, इस पे रख के आप छोड़ दिए रेस्ट में, तो इस चार्ज का इनिशियल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, रख के छोड़ दिए। तो बोला गया है रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, ई कहने का मतलब हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई है और डायरेक्शन इधर से इधर। ओके, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t सेकेंड t। ओके, काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो जैसे रेस्ट पर रख के छोड़ेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, किधर रख के छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स लग जाएगा। F इज इक्वल टू ये Q है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E दिया हुआ है, क्योंकि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी E है। तो यहाँ पर चार्ज से E में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पे फोर्स लग जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है एक ही को लग रहा है और Q और इंटू E लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब बताओ, चार्ज भी कांस्टेंट और E भी कांस्टेंट, तो फोर्स जो लगेगा इस पे कांस्टेंट लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, एक ही फोर्स है, mg को तो इग्नोर कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देख रहे हैं फोर्स लग गया, और यही मैं अभी पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इस पे फोर्स लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, देख भी रहे हैं। अब चलो, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम है, E है, और चार्ज की भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है। अब इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, फोर्स बाई मास, है ना। फोर्स इसका कितना है? QE, और इसका मास ये हो जाएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा ये भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया हूं काइनेमेटिक्स में खूब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और u की वैल्यू 0 है इनिशियल स्पीड, और इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है आपका? QE बटा m। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो t टाइम बाद यहाँ पर होगा पार्टिकल, ओके, t टाइम बाद ये t इज इक्वल टू 0 पर जो स्पीड होती है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, और आफ्टर टाइम t ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर पहुंच जब जाएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको बतानी है ना। तो अब बताओ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mg² होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा लेंगे, हाफ पता है, m पता है, v बस यहाँ पता हो जाए, यहाँ का स्पीड, यहाँ पर जो स्पीड है, तो यहाँ पर स्पीड आपको ही पता है कि यहाँ पर u का वैल्यू 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू होगी अप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल चलती है तो v इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा। t टाइम बाद यहाँ है तो ये 0 a की जगह क्या हो जाएगा, और t दिया हुआ है तो v का वैल्यू हो जाएगा QET बाई क्या हो जाएगा, e। तो यहाँ बस पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mg² है, और mv² करेंगे तो q² e² t² बाई क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q² e² t² बटा क्या हो जाएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं करना था, तो इसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो भी छोटे छोटे फंडामेंटल पॉइंट्स थे उसको यहाँ पर मैं डिस्कस किया। तो इसको मिटा दूं, अब देखो, अब एक चीज आता है, ये तो कुछ आइडिया लगा आपको F इक्वल टू QE से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे। ये पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0q/r² होता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ। तो मैं बोला हूं जब भी वेक्टर को पढ़िए मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए और डायरेक्शन अलग पढ़िए तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताया था, वैसे ही एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म, है ना।
वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो स्केलर फॉर्म में कैसे पढ़ते थे, 10 मिनट का वार्निंग दे रहा है। यहाँ पर अगर चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो पढ़ाया कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर अमाउंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1/4πε0 Q। जब भी लिखेंगे यहाँ Q तो साइन नहीं देंगे, खूब बताया कि जब मैग्नीट्यूड लिखो तो यहाँ साइन मत दो, Q/r² होता है और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। अमाउंट अलग पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो, ये अभी तक पढ़ाते हैं। और यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। यहाँ पर साइन मत दो, है ना, अलग अलग करके पढ़ो, अमाउंट पढ़ लो अलग और डायरेक्शन पढ़ लो अलग, ये बताया हम। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें अमाउंट और डायरेक्शन एक ही एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है, तो तब कैसे होगा इसको मिटा के। और ये 2 नंबर में भी बोर्ड में आता है, 5 नंबर में भी आता है। जब 5 नंबर में आए तो वेक्टर, जो वेक्टर में पढ़ाए हूँ ट्रायंगल लो, उसको थोड़ा सा बढ़ा लिख लीजिए। 2 नंबर में आए तो 2 ही नंबर लाइक लिखिए। तो चलो पहले ये बोर्ड में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, खूब इंपॉर्टेंट में आता है। जैसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया वैसे ही ये। तो यहाँ से मैं डिराइव करता हूँ। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इधर z एक्सिस होगा, इस पे दिखाते हैं। अब इसको छोड़ दे रहा, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये ओरिजिन है। तो हम लोग क्या कहते हैं, खूब पढ़ाए हैं, ओरिजिन इज रेफरेंस पॉइंट। और ये जो चार्ज है यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये r1, क्या है r1 पोजीशन वेक्टर। अभी ब्रेन लगाइए, अभी ब्रेन लगाइए आपको कि आप क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है, यही करते हैं ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से सम डिस्टेंस पर d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अमाउंट पढ़ते हैं ना, 1/4πε0 Q/r², देखना वही आएगा। यहाँ पर एक चार्ज है, इससे d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होगा, वही d² हो जाएगा और डायरेक्शन इधर होगा। देखना अभी जो एक्सप्रेशन लिखूंगा वो दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो चार्ज अभी यहाँ है, तो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r1 होगा। इस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, तो ओरिजिन से इस P पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, r2 लिख लेंगे। अच्छा, हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है ना। तो अब बताओ ट्रायंगल लॉ, जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का वेक्टर में बताया हूं, तो क्या करो, यहाँ से इधर है ना, तो ये देखो इसको d वेक्टर मान, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ से r1 वेक्टर प्लस ये d वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट नहीं हो जाएगा r2 वेक्टर। देखो एक वेक्टर है, उसका टेल है, हेड है, खूब पढ़ाए हमने। दूसरा वेक्टर है, टेल है, हेड है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देंगे, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना। तो हम लोगों को डी में इंटरेस्टेड है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, r2 - r1 हो जाएगा। ओके, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो खूब पढ़ाए हम, इसको ऐसे लिखें या सिंपली इसको ऐसे लिखें, बात देखी है। तो इधर भी मोड लेना पड़ेगा, r2 - r1 हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग ऐसे इधर मोड़ लेंगे तो इधर भी मोड़ लेना पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते। अब आओ यहाँ पे, तो मैं क्या बताया हूँ, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर ये d, इसका मैग्नीट्यूड हमको पता हो गया, इसका बस स्क्वायर कर देंगे। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर फॉर्म, पहले अमाउंट लिख दो 1/4πε0, इससे इसका साइन के साथ लिखना रहता है, पहले लिख दे रहा हूँ Q/d² लिखते हैं ना, तो d² को ऐसे लिख देंगे, देखो तुम। तो ये अमाउंट हो गया कि नहीं, और डायरेक्शन भी इंक्लूड करना है। तो डायरेक्शन किधर है, देख रहे हो, रेडियली आउटवर्ड है,
तो इसके अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर देना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन पढ़ते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे डी कैप। तो यहाँ पर डी कैप लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट उतना ही रहेगा, बस ये डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब इसी को सजा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको किताब में भी पहले सिंपली लिख दे रहा हूँ, डी स्क्वायर। और ये डी कैप को क्या बताया हूँ? यूनिट वेक्टर को कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था। वेक्टर डी लिखेंगे और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये क्या हो जाएगा? देखो तो इसको डी लिख सकते हैं, तो ये डी क्यू हो जाएगा, यहाँ वेक्टर डी हो जाएगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा। और यहीं पर डी के जगह ये R2 - R1 का मोड का क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर। वेक्टर तो याद रखना, इस एक्सप्रेशन का जब यूज करना तो Q का वैल्यू साइन के साथ देना, अगर साइन के साथ देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैग्नीट्यूड लेंगे जो आप पढ़ा रहे थे तो आना चाहिए एकदम। देखो इसका मोड अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इधर मोड लेंगे तो इधर भी तो मोड लेंगे। जब इधर मोड लेंगे तो देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। ये देखो क्यू यहाँ पर बोला था साइन के साथ लेना, जब मोड से बाहर निकलेगा तो यहाँ तो जो भी होगा पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, ये तो आपका वेक्टर डी हो जाएगा, नीचे में क्या है आपका, ये तो डी क्यू लिखा हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी हो जाएगा। तो देखो एक से एक ये कट नहीं जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर आ गया कि नहीं। और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यही तो बताया था। तो मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, मतलब यहाँ पर चार्ज है, इससे डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर, और डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में यूज करो उस समय साइन के साथ क्यू का वैल्यू लिखो, स्केलर फॉर्म में करो, ज्यादातर क्वेश्चन बनाओ तो इसी फॉर्म में। ओके, मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग। तो इतना ही तक रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।